रीमा काम से लौटी थी, थकी मांदी। कुछ देर लेट कर आराम करने का मन कर रहा था, पर उसकी जिंदगी में आराम नाम का शब्द नहीं था। छोटा वाला बेटा भूखा प्यासा था। वह 2 साल का हो गया था, पर अभी तक उसका दूध पीता था। रीमा के खोली में घुसते ही वह उसके पैरों से लिपट गया। उसने उसे अपनी गोद में उठाकर खड़े खड़े ही छाती से लगा लिया। फिर बैठकर वह उसे दूध पिलाने लगी थी। सुबह रीमा उसे खोली में छोड़कर जाती थी। अपने 2 बड़े भाइयों के साथ खोली के अंदर या बाहर खेलता रहता था। तब भाइयों के साथ खेल में मस्त रहने से न तो उसे भूख लगती थी, न माँ की याद आती थी। दोपहर के बाद जब रीमा काम से थकी मांदी घर लौटती, तो छोटे को अचानक ही भूख लग जाती थी, और वह भी अपनी भूखा प्यास की परवाह के बिना या किसी और काम को हाथ लगाए बेटे को अपनी छाती का दूध पिलाने लगती थी। तभी रीमा की बड़ी लड़की सिया काम से लौटकर घर आई। सिया सहमते कदमों से खोली के अंदर घुसी थी। माँ ने तब भी ध्यान नहीं दिया था। सिया जैसे कोई चोरी कर रही थी। खोली के एक किनारे गई और हाथ में पकड़ी पोटली को कोने में रखी अलमारी के पीछे छिपा दिया। माँ ने छोटू को अपनी छाती से अलग किया और उठने को हुई। तभी उसकी नजर बेटी की तरफ उठी और उसने सिया को अलमारी के पीछे थैली रखते हुए देख लिया। रीमा ने सहज भाव से पूछा, क्या छिपा रही है तू वहां? सिया चौंक गई और असहज आवाज में बोली, कुछ नहीं माँ। रीमा को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, वरना सिया इस तरह क्यों घबराती। रीमा अपनी बेटी के पास गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या है, तू इतनी घबराई हुई क्यों है और यहाँ क्या छिपाया है? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। सिया की घबराहट और ज्यादा तेज हो गई। वह अलमारी से सटकर इस तरह खड़ी हो गई कि रीमा पीछे न देख सके। रीमा ने जोर से पकड़कर उसे परे धकेला और तेजी से अलमारी के पीछे रखी पोटली उठा ली। हड़बड़ाहट में रीमा ने पोटली को खोला। पोटली का सामान अंदर से सांप की तरह फन काढ़े उसे डरा रहे थे। ब्रा, पैंटी, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर और तेल की शीशी। रीमा ने फिर अचकचाकर अपनी बेटी सिया को गौर से देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी बेटी जवान तो नहीं हुई थी, पर जवानी की दहलीज पर कदम रखने के लिए बेचैन हो रही थी। रीमा का दिल बेचैन हो गया। गरीबी में एक और मुसीबत। बेटी की जवानी सचमुच माँ बाप के लिए एक मुसीबत बनकर ही आती है, खासकर उस गरीब की बेटी की जिसका बाप जिंदा ना हो। रीमा की सांसें कुछ ठीक हुई तो बेटी से पूछा, किसने दिया ये सामान तुझे? माँ की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक हताशा और बेचारगी भरी हुई थी। सिया को अपनी माँ के ऊपर तरस आ गया। वह बहुत छोटी थी और अभी इतनी बड़ी या जवान नहीं हुई थी कि दुनिया की सारी तकलीफों के बारे में जान सके। फिर भी वह इतना समझ गई थी कि उसने कुछ गलत किया था, जिसके चलते माँ को इस तरह रोना पड़ रहा था। वह भी रोने लगी और माँ के पास बैठ गई। बेटी की रुलाई पर रीमा थोड़ा संभली और उसने अपने ममता भरे हाथ बेटी के सिर पर रख दिए। दोनों का दर्द एक था, दोनों ही औरतें थीं और औरतों का दुख साझा होता है। भले ही दोनों आपस में माँ बेटी थीं, पर वे दोनों एक दूसरे के दर्द से न केवल वाकिफ थीं, बल्कि उसे महसूस भी कर रही थीं। सिया की सिसकियां कुछ थमी तो उसने बताया, माँ, मैं ले नहीं रही थी, पर उसने मुझे जबरदस्ती दिया। किसने? रीमा ने बेचैनी से पूछा। गोकुल सोसाइटी के 401 नंबर वाले साहब ने। काम्बले ने? रीमा ने हैरानी से पूछा। हाँ माँ, वह मुझसे रोज गंदी गंदी बातें करता है। मैं कुछ नहीं बोलती तो मुझे पकड़कर चूम लेता है। सिया जैसे अपनी सफाई दे रही थी। रीमा ने गौर से सिया को देखा। वह दुबले पतले बदन की सांवले रंग की लड़की थी, कुल जमा 13 साल की। बदन में ऐसे अभी कोई उभार नहीं आए थे कि किसी मर्द की नजरें उस पर गड़ जाएं। हाय रे जमाना, छोटी छोटी बच्चियां भी मर्दों की नजरों से महफूज नहीं है। पलक झपकते ही उनकी हैवानियत और हवस की भूख का शिकार हो जाती है। रीमा को अपने दिन याद आ गए, बहुत कड़वे दिन। वह भी तब कितनी छोटी और भोली थी। उसके इसी भोलेपन का फायदा तो एक मर्द ने उठाया था और वह समझ नहीं पाई थी कि वह लुट रही थी प्यार के नाम पर प्यार कहाँ था? वह तो वासना का एक गंदा खेल था। इस खेल में रीमा अपनी पूरी मासूमियत के साथ शामिल हो गई थी। नासमझ उम्र का वह ऐसा खेल था जिसमें एक मर्द उसके अधपके बदन को लूट रहा था और वह समझ रही थी कि वह मर्दौरत का प्यार था। वह एक ऐसे मर्द द्वारा लुट रही थी जो उससे उम्र में 2 गुना तिगुना ही नहीं, बाप की उम्र से भी बड़ा था। पर औरत मर्द के रिश्ते में उम्र बेमानी हो जाती है और कभी कभी तो रिश्ते भी बदनाम हो जाते हैं। तब रीमा भी अपनी बेटी की तरह दुबली पतली सांवली सी थी। आज जब वह सिया को गौर से देखती है तो लगता है जैसे वही सिया के रूप में खड़ी है।
रीमा बिल्कुल उसका ही दूसरा रूप थी। जब वह अपनी बेटी की उम्र की थी तब चोगले साहब के घर में काम करती थी। वह शादीशुदा था, 2 बच्चों का बाप, पर 1 नंबर का लंपट। उसकी नजरें हमेशा रीमा के इर्द गिर्द नाचती रहती थी। चोगले की बीवी किसी स्कूल में पढ़ाती थी, सुबह सुबह जल्दी निकल जाती थी, साथ में उसके बच्चे भी चले जाते थे। बीवी और बच्चों के जाने के बाद रीमा उस घर में काम करने जाती थी। चोगले तब घर में अकेला होता था। पहले तो काफी दिनों तक उसने रीमा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और कभी कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे लगे कि वह उसके बदन का भूखा था। शायद वह उसे बच्ची समझता था। वह काम करती रहती थी और काम खत्म होने के बाद चुपचाप घर चली आती थी। पर जब उसने 13वें साल में कदम रखा और उसके सीने में कुछ नुकीला सा उभार आने लगा तो अचानक ही एक दिन चोगले की नजर उसके शरीर पर पड़ गई। वह मैले कुचैले कपड़ों में रहती थी। झाड़ू पोंछा करने वाली लड़की और कैसे रह सकती थी। कपड़े धोने के बाद तो वह खुद गीली हो जाती थी और तब बिना अंदरूनी कपड़ों के उसके बदन के अंग शीशे की तरह चमकने लगते थे। ऐसे मौके पर चोगले की नजरों में एक प्यास उभर आती और उसके पास आकर पूछता था, रीमा, तुम तो गीली हो गई हो, भीग गई हो, मैं पंखे के नीचे बैठकर कपड़े सुखा लो। और वह पंखा चला देता। रीमा बैठती नहीं, खड़े खड़े ही अपने कपड़े सुखाती। चोगले उसके बिल्कुल पास आकर सट कर खड़ा हो जाता और अपने बदन से उसे ढकता हुआ कहता, तुम्हारे कपड़े तो बिल्कुल पुराने हो गए हैं। जी, वह संकोच से कहती, अब तो तुम्हें कुछ और कपड़ों की भी जरूरत पड़ती होगी। रीमा उसका मतलब नहीं समझती, बस वह उसको देखती रहती। वह एक कुटिल हंसी हंस कर कहता, संकोच मत करना, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े ला दूंगा, वे वाले भी। रीमा की समझ में फिर भी नहीं आता। वह अबोध भाव से पूछती, कौन से कपड़े? चोगले उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता, देखो, अब तुम छोटी नहीं रही, बड़ी और समझदार हो रही हो। ये जो कपड़े तुमने ऊपर से पहन रखे हैं, इनके नीचे पहनने के लिए भी तुम्हें कुछ और कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, शायद जल्दी ही। कहते कहते उसका हाथ उसकी गर्दन से होकर रीमा के सीने की तरफ बढ़ता और वह शर्म और संकोच से सिमट जाती। इतनी समझदार तो वह हो ही गई थी। चोगले की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उसने रीमा को अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया। चोगले की मीठी मीठी बातों और लालच में रीमा बहुत जल्दी फंस गई। घर का सूनापन भी चोगले की मदद कर रहा था और रीमा की चढ़ती हुई जवानी, उसकी मासूमियत और भोलेपन ने ऐसा गुल खिलाया कि रीमा जवानी के पहले ही प्यार के सारे रंगों से वाकिफ हो गई थी। तब रीमा की माँ ने उसमें होने वाले बदलाव के प्रति उसे सावधान नहीं किया था। न उसे दुनियादारी समझाई थी, न मर्द के वेश में छिपे भेड़ियों के बारे में उसे किसी ने कुछ बताया था। भेद तब खुला था जब उसका पेट बढ़ने लगा। सबसे पहले उसकी माँ को पता चला था। वह उलटियां करती तो माँ को शक होता, पर वह इतनी छोटी थी कि माँ को अपने शक पर भी यकीन नहीं होता था। यकीन तो तब हुआ जब उसका पेट तनकर बड़ा हो गया। माँ ने मारपीट कर पूछा, तब बड़ी मुश्किल से उसने चोगले का नाम बताया। बड़े लोगों की करतूत सामने आई, पर तब चोगले ने भी उसकी मदद नहीं की थी और दुत्कार कर उसे अपने घर से भगा दिया था। बाद में एक नर्सिंग होम में ले जाकर माँ ने उसका पेट गिरवाया था। अपना बुरा समय याद करके रीमा रो पड़ी। डर से उसका दिल कांप उठा। क्या समय उसकी बेटी के साथ भी वही खिलवाड़ करने जा रहा था जो उसके साथ हुआ था? गरीब लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि वे अपना बचपन भी ठीक से नहीं बिता पाती और जवानी के तमाम कहर उनके ऊपर टूट पड़ते हैं? रीमा ने अपनी बेटी सिया को गले से लगा लिया। जो कुछ उसके साथ हुआ था वह अपनी बेटी के साथ नहीं होने देगी। अपनी जवानी में तो उसने बदनामी का दाग झेला था, माँ बाप को परेशानियां दी थी। ये तो केवल वह या उसके माँ बाप ही जानते थे कि किस तरह उसका पेट गिरवाया गया था, किस तरह गांव जाकर उसकी शादी की गई थी। फिर कई साल बाद कैसे वह अपने मर्द के साथ वापस मुंबई आई थी और अपने माँ बाप के बगल की खोली में किराए पर रहने लगी थी। आज उसका मर्द इस दुनिया में नहीं था। 4 बच्चे उसकी और उसकी बड़ी बेटी की कमाई पर जिंदा थे। सिया के बाद 3 बेटे हुए थे, पर तीनों अभी बहुत छोटे थे। पिछले साल तक उसका मर्द फैक्ट्री में हुए एक हादसे में जाता रहा। पति की मौत के बाद ही रीमा ने अपनी बेटी को घरों में काम करने के लिए भेजना शुरू किया था। उसे क्या पता था कि जो कुछ उसके साथ हुआ था एक दिन उसकी बेटी के साथ भी होगा। जमाना बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, पर उनके चेहरे और चरित्र कभी नहीं बदलते। कल चोगले था तो आज कांबले, कल कोई और आ जाएगा। औरत के जिस्म के भूखे भेड़ियों की इस दुनिया में कहाँ कमी थी। असली शेर और भेड़िए धीरे धीरे इस दुनिया से खत्म होते जा रहे थे, पर इंसानी शेर और भेड़िए दोगुनी तादाद में पैदा होते जा रहे थे।
रीमा के पास आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। माँ बेटी की कमाई से 5 लोगों का पेट भरता था। क्या करे वह? सिया का काम करना छुड़वा दे तो आमदनी आधी रह जाएगी। एक अकेली औरत की कमाई से किस तरह 5 पेट पल सकते थे? रीमा अच्छी तरह जानती थी कि वह अपनी बेटी की जवानी को किसी तरह भी इंसानी भेड़ियों के जबड़ों से नहीं बचा सकती थी, न घर में न बाहर। फिर भी उसने सिया को समझाते हुए कहा, बेटी, अगर तू मेरी बात समझ सकती है तो ठीक से सुन। हम गरीब लोग हैं। हमारे जिस्म को भोगने के लिए यह अमीर लोग हमेशा घात लगाए रहते हैं। इसके लिए वे तमाम तरह के लालच देते हैं। हम लालच में आकर फंस जाते हैं और उनको अपना बदन सौंप देते हैं। गरीबी हमारी मजबूरी है तो लालच हमारा शाप। इसकी वजह से हम दुख और तकलीफें उठाते हैं। हम गरीबों के पास इज्जत के नाम पर कुछ नहीं होता। अगर मैं तुझे काम पर न भेजूं और घर पर ही रखूं तब भी तो खतरा टल नहीं सकता। चाल में भी तो आवारा आठपोरी लड़के घूमते रहते हैं। अमीरों से तो मैं तुझे बचा लूंगी, पर इस खोली में रहकर इन गली के आवारा कुत्तों से तू नहीं बच पाएगी। खतरा सब जगह है। बता, तुझे दुनिया की गंदी नजरों से बचाने के लिए मैं क्या करूं? और वह जोर से रोने लगी। सिया ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया और माँ का हाथ पकड़कर बोली, माँ, तुम चिंता मत करो। अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी, किसी का दिया हुआ कुछ नहीं लूंगी, केवल अपने काम से काम रखूंगी। हाँ, कल से मैं कामले के घर काम करने नहीं जाऊंगी, कोई और घर पकड़ लूंगी। देख, हमारे पास कुछ नहीं है, पर समझदारी ही हमारी तकलीफों को कुछ हद तक कम कर सकती है। अब तू सयानी हो रही है, मेरी बात समझ गई है। मुझे यकीन है कि अब तू किसी के बहकावे में नहीं आएगी। सिया ने मन ही मन सोचा, हाँ, मैं अब समझदार हो गई हूँ। रीमा अच्छी तरह जानती थी कि ये केवल दिलासा देने वाली बातें थीं, और सिया भी इतना तो जानती थी कि अभी तो वह जवानी की तरफ कदम बढ़ा रही थी। पता नहीं आगे क्या होगा। बरसात का पानी और लड़की की जवानी कब बहक जाए और कब किधर से किधर निकल जाए, किसी को पता नहीं चलता। सिया अभी छोटी थी। जवानी तक आते आते न जाने कितने रास्तों से उसे गुजरना पड़ेगा। ऐसे रास्तों से जहां बाढ़ का पानी भरा हुआ है, और वह अपनी पूरी होशियारी और सावधानी के साथ भी न जाने कब किस गड्ढे में गिर जाए। वे दोनों ही जानती थीं कि जो वे सोच रही थीं वही सच नहीं था, या जैसा वे चाह रही हैं उसी के मुताबिक जिंदगी चलती रहेगी, ऐसा भी नहीं होने वाला था। दिन बीतते रहे। रीमा अपनी बेटी की तरफ से होशियार थी, उसकी एक एक हरकत पर नजर रखती। उन दोनों के बीच में बात करने का सिलसिला कम था, पर बिना बोले ही वे दोनों एक दूसरे की भावनाओं को जानने और समझने की कोशिश करती। पर जैसे जैसे बेटी बड़ी हो रही थी, वह और ज्यादा समझदार होती जा रही थी। अब वह बड़े सलीके से रहने लगी थी और उसे अपने भावों को छिपाना भी आ गया था। इधर काफी दिनों से सिया के रंग ढंग में काफी बदलाव आ गया था। वह अपने बनने संवरने में ज्यादा ध्यान देती, पर इसके साथ ही उसमें एक अजीब गंभीरता भी आ गई थी। ऐसा लगता था जैसे वह किन्हीं विचारों में खोई रहती हो। घर के काम में मन नहीं लगता था। रीमा ने एक दिन पूछ ही लिया, बेटी, मुझे डर लग रहा है, कहीं तेरे साथ कुछ हो तो नहीं गया? सिया जैसे सोते हुए चौंक गई हो। क्या क्या? नहीं तो मतलब कुछ ना कुछ तो है, उसने बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहा। सिया के मुंह से बोल ना फूटे। उसने अपना सिर झुका लिया। रीमा समझ गई। अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गई हूँ। पर एक बात तू बता, जिससे तू प्यार करती है वह तेरे साथ शादी करेगा? सिया की आंखों में एक अनजाना सा डर तैर गया। उसने फटी आंखों से अपनी माँ को देखा। रीमा उसकी आंखों में फैले डर को देखकर खुद सहम गई। उसे लगा कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ है। डरते डरते रीमा ने पूछा, कहीं तू पेट से तो नहीं है? सिया ने ऐसे सिर हिलाया जैसे जबरदस्ती कोई पकड़कर उसका सिर हिला रहा हो। अब आगे कहने के लिए क्या बचा था? रीमा ने अपना माथा पीट लिया। न वह चीख सकती थी, न रो सकती थी, न बेटी को मार सकती थी। उसकी बेबसी ऐसी थी जिसे वह किसी से कह भी नहीं सकती थी। जो रीमा नहीं चाहती थी वही हुआ। उसकी जिंदगी में जो हो चुका था उसी से बेटी को आगाह किया था। ध्यान रखती थी कि बेटी नरक में न गिर जाए। बेटी ने भी उसे भरोसा दिया था कि वह कोई गलत कदम नहीं उठाएगी, पर जवानी की आग को दबा कर रख पाना शायद उसके लिए मुमकिन नहीं था। मरी हुई आवाज में उसने बस इतना ही पूछा, किसका है ये पाप? सिया ने पहले तो नहीं बताया, जैसा कि आम तौर पर लड़कियों के साथ होता है। जवानी में किए गए पाप को वे छिपा नहीं पाती, पर अपने प्रेमी का नाम छिपाने की कोशिश जरूर करती हैं। हालांकि इसमें भी वे कामयाब नहीं होती हैं। माँ बाप किसी न किसी तरीके से पूछ ही लेते हैं।
सिया ने जब उसका नाम बताया तो रीमा को यकीन नहीं हुआ। उसने चीख कर पूछा, तू तो कह रही थी कि कामले के यहाँ काम छोड़ देगी। माँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैंने उसके यहाँ काम करना नहीं छोड़ा था। मैं उसकी मीठी मीठी और प्यारी बातों में पूरी तरह भटक गई थी। मैं किसी और घर में भी काम नहीं करती थी, केवल उसी के घर जाती थी। वह मुझे खूब पैसे देता था जो मैं तुम्हें ला कर देती थी कि मैं दूसरे घरों में काम करके ला रही हूँ ताकि तुम्हें शक न हो। फिर तू सारा दिन उसके साथ रहती थी? सिया ने हाँ में सिर हिला दिया। मरी हैजा हो आए, तू जवानी की आग बुझाने के लिए इतना गिर गई। अरे मेरी बात समझ जाती और तू उसके यहाँ काम छोड़कर दूसरों के घरों में काम करती रहती तो शायद किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता कि कोई तेरे बदन से खिलवाड़ करके तुझे लूट ले जाता। काम में मन लगा रहता है तो इस काम की तरफ लड़की का ध्यान कम जाता है, पर तू तो बड़ी शातिर निकली। मुंह से ही झूठ बोल गई। सिया अपनी माँ के पैरों पर गिर पड़ी और सिसक सिसक कर रोने लगी। माँ, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। एक बार, बस एक बार मुझे इस पाप से बचा लो। रीमा गुस्से में बोली, जाना उसी के पास, वो कुछ न कुछ करेगा। उसको लेकर डॉक्टर के पास जा और अपने पेट के पाप को गिरवा कर आम। माँ, उसने मना कर दिया है। उसने कहा है कि वह पैसे दे देगा पर डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। समाज में उसकी इज्जत है, कहीं किसी को पता चल गया तो क्या होगा, इस बात से वह डरता है। वाह रे इज्जत, एक कुंवारी लड़की की इज्जत से खेलते हुए इनकी इज्जत कहाँ चली जाती है। मैं क्या करूं, कहाँ मर जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता, रीमा बोली। रीमा ने गुस्से और नफरत के बावजूद भी सिया को परे नहीं किया, उसे दुत्कारा नहीं, बस गले से लगा लिया और रोने लगी। सिया भी रोती जा रही थी। दोनों के दर्द को समझने वाला वहां कोई नहीं था। उन्हें खुद ही हालात से निपटना था और उसके नतीजों को झेलना था। मन थोड़ा शांत हुआ तो रीमा उठी और कपड़े लत्ते दूसरा जरूरी सामान समेटकर फटे पुराने बैग में भरने लगी। बेटी ने उसे हैरानी से देखा। माँ ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, तू भी तैयार हो जा और बच्चों को तैयार कर ले, गांव चलना है। यहाँ तो तेरा कुछ हो नहीं सकता, इस पाप से छुटकारा पाना है। इसके बाद गांव में रहकर ही किसी लड़के से तेरा ब्याह कर देंगे। इस दर्द भरी कहानी में मालती और उसकी बेटी पूजा के संघर्ष ने हमें यह समझाया कि कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें अपने आत्मसम्मान और अपनों की सुरक्षा के लिए खड़ा रहना पड़ता है। ये कहानी उन तमाम महिलाओं के संघर्ष को सलाम करती है जो हर रोज समाज के रूढ़िवादी नजरियों से लड़ती हैं। अगर आपको ऐसी ही जीवन से जुड़ी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल कहानियों का सफर को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम आपको ऐसी ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियां सुनाते रहेंगे जो दिल को छू जाएं और सोचने पर मजबूर कर दें।